हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं निखिल गर्ग आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ। पार्ट नंबर 3 ऑफ लाइट चैप्टर जो हम शुरू कर चुके हैं, और आपको बता दूं कि लाइट चैप्टर का ये जो पार्ट 3 है, आज की जो क्लास है वो लास्ट रहने वाली है। इन 3 पार्ट्स को बनाने का मेरा मोटिव इसलिए है क्योंकि पीछे के अगर कुछ सालों के पेपर्स टीजीटी साइंस को अगर देखा जाए, जो मैंने एनालाइज किया है, लाइट चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्लस 2 का पोर्शन भी मिक्स किया है 10 तक के पोर्शन में, ताकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज एडवांस हो। लाइट चैप्टर में कंपटीशन बढ़ चुका है, तो प्लस 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आज के इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे, लाइट चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंसंट्रेशन से कॉपी पेन निकाल के बैठिए और आज के इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे प्रिज्म की, और प्रिज्म के ऊपर लगातार कुछ सालों से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले अगर आते होंगे, जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम से टैकल होगी, पकड़ होगी, वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फोड़ के आएगा। स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज प्रिज्म। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रिज्म है क्या, प्रिज्म काम किस लिए आता है और प्रिज्म से क्या हो जाएगा। तो जैसा कि एज यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस, 10th और 12th में आप पढ़ चुके हो कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो ग्लास का बना होता है, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसमें से अगर कोई लाइट आई तो जिस रास्ते पे वो आ रही थी, जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी, तो उसमें जाने के बाद वो उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी। मतलब कि प्रिज्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो प्रिज्म लाइट की डायरेक्शन को बेंड कर देता है, रिफ्रैक्शन के लिए काम आता है। और रिफ्रैक्शन के बारे में आप निखिल सर से लाइट चैप्टर की क्लास 2 में अच्छे से पढ़ चुके हो और उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हो। तो प्रिज्म क्या है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगुलर फेसेस। हां बच्चों, प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं। तो इसकी जो शेप है कुछ ऐसी बनती है। इधर देखिए, ठीक है बच्चों, कि ये है हमारे पास। और आप जो प्रिज्म को स्टडी करते हो, जो फेस आप ऑब्जर्व करते हो वो ट्रायंगुलर फेस होता है, जैसा कि सर ने बनाया है। ये आगे का फेस होता है, लेकिन इसमें 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज को नोट कर लो कि इसमें 2 ट्रायंगुलर होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज मैंने यहां पर आपको इजीली समझाई है। ठीक है, तो आप इस चीज को इजीली देख सकते हो कि इसके अंदर ये पहला ट्रायंगुलर फेस है, ये बैक वाला उसके पीछे वाला ट्रायंगुलर फेस है, ये वाला पहला रेक्टेंगुलर है, ये दूसरा रेक्टेंगुलर है, और इसके नीचे का ये जो बेस है, देखो बच्चों, इधर देखो। इस चीज को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये है हमारा वो ट्रायंगुलर फेस, ये मेरा ट्रायंगुलर फेस है जो आप स्टडी करते हो। ठीक है, ये है इसका रेक्टेंगुलर फेस जहां से लाइट फॉल होती है, और ये साइड वाले से रेक्टेंगुलर फेस है, इनको बोलते हैं 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलते हैं। तो इसमें कितनी ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं? 2 ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक बॉटम वाली। अगर किसी बच्चे ने अगर प्रिज्म को देखा हो, तो आई थिंक सभी ने प्रिज्म को देखा है। हाँ जी, अब क्या हो रहा है? बाहर है एयर, इधर भी एयर, और जो आप प्रिज्म का फेस मान के पढ़ते हो, अभी बताया मैंने, वो आगे का ट्रायंगुलर फेस होता है, ट्रायंगुलर पार्ट होता है। तो सर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो ये पहला फेस है, ये जो पहली लाइन है, इसको मार्क कर देते हैं भैया, ए, बी और सी। तो सर बाहर से व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट। और व्हाइट लाइट पड़ रही है सर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का पहला इंटरफेस ए बी। तो सर व्हाइट लाइट पड़ी तो इसको जाना कैसे चाहिए था? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाती? लाइट जाती कैसे? स्ट्रेट जाती, इस पाथ में जाती। लाइट की डायरेक्शन कैसी थी? स्ट्रेट। लेकिन जैसी रास्ते में प्रिज्म आया तो लाइट मुड़ गई, रिफ्रैक्ट हो गई, और हमें देखो पहला कलर
दूसरा कलर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर जो हैं वो छिपे हुए हैं, 7 कलर समाये हुए हैं और वो बोलते हैं विबग्योर, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में 10th और 12th में पढ़ा है। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर हमें जो है व्हाइट लाइट के अंदर मिलते हैं और व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करना, तोड़ना बाय ग्लास प्रिज्म फिजिक्स का एक फिनोमिना कहलाता है। आई थिंक आप सभी को याद आ रहा है, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। The phenomena of splitting of white light into its 7 constituent colors Vibgyor through a glass prism बच्चों is known as dispersion of light। ठीक है, तो इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसा कि सर ने प्रीवियस क्लास में बताया था, वाटर का अलग होता है, एयर का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, ऑयल का अलग होता है। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सारे कलर्स के लिए, इन डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग होगा। मतलब ये जो ग्लास है इस व्हाइट लाइट के अंदर इन 7 रंगों को अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग कोण पे मोड़ेगा। वॉयलेट को अलग एंगल पे मोड़ा जा रहा है, इंडिगो को अलग और रेड को अलग। तो आप इजीली देख सकते हो कि सर व्हाइट लाइट सीधी जानी चाहिए थी। तो इस व्हाइट लाइट में 7 रंग है और इन 7 रंगों में आउट ऑफ 7 कलर विच कलर इज मोस्ट डेविएटेड, सबसे ज्यादा घुमा है, तो सबसे ज्यादा जो कलर है वो वॉयलेट है। मतलब सर इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो बेंडिंग आई है, सबसे कम जो घुमाव आया है वो रेड में आया है। तो आपको एक सीक्वेंस याद करनी है, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए कि वॉयलेट से रेड की तरफ जब जाते हैं ना बच्चों, ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ बढ़ती है। और वेवलेंथ बढ़ने से याद रख लो, अभी से दिमाग में बिठा लो, जिस कलर की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है, लार्जेस्ट द वेवलेंथ लिस्ट विल बी बेंडिंग, सबसे कम बेंडिंग आएगा, सबसे कम उड़ेगा। तो रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। इसी के आधार पर हम बात करेंगे स्कैटरिंग की, ठीक है, जो आगे चलकर बात करेंगे। तो पहले थोड़ा प्रिज्म का जान लेते हैं, ठीक है, फिर इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी तक क्या जाना? अभी आपने ये सीखा कि सर वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो राइट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को भी, जो आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे कि जो स्कैटरिंग है, एक फिनोमिना अभी बताया मैंने डिस्पर्जन, एक होता है स्कैटरिंग। डिस्पर्जन का होता है व्हाइट लाइट का टूटना और स्कैटरिंग का होता है लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स, हजारों कंपोनेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बिखर जाएं। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना। ठीक है, इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जैसे व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला ही क्यों है? ठीक है, पीला क्यों नहीं होता, येलो क्यों नहीं होता, वॉयलेट क्यों नहीं होता? व्हाई ऑल द डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर, कि जितने भी खतरनाक साइन हैं वो रेड कलर के ही क्यों बनते हैं? क्लाउड्स व्हाइट ही क्यों होते हैं? सनसेट और सनराइज के वक्त जो है हमें रेडिश एनवायरनमेंट क्यों नजर आता है? तो ये सारे क्वेश्चन स्कैटरिंग पे हैं। तो जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ में। और बच्चों, जब दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है तो उनके बीच में कैसा बिहेवियर होता है? तो सर अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्कैटरिंग घटेगी, मतलब वो कलर कम बिखरेगा, कम बिखरेगा तो एक जगह डोमिनेट हो जाएगा, ब्राइट नजर आएगा। और जिस कलर की जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होती है वो फैलता जाता है, फैलता ज्यादा एरिया कवर करता है और क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, और हम कहें कि उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो जिस कलर की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो कम से कम फैलेगा, तो एक जगह में जाकर बैठ जाएगा और उस रीजन को ब्राइट बनाएगा। तभी तो जितने भी खतरनाक सिग्नल हैं वो रेड कलर के ही होते हैं। हाँ जी, अब आइए मेन टॉपिक पे। हाँ जी, ये प्रिज्म है, एयर में पार्टिकल्स खुले खुले तो रेयर मीडियम, वापिस रेयर, ग्लास में पार्टिकल्स एक जो है काफी क्लोज आ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ जी, व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के पहले फेस पर पड़ रही है, तो हम बनाएंगे इस इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है रेड कलर से, तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है बच्चों।
ये नॉर्मल है और इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और आगे चलकर एक क्वेश्चन ऐसा भी पढ़ेंगे कि सर इस इंसिडेंट रे को इस प्रिज्म के ऊपर कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फॉल करवाऊं, कि सर इस इंसिडेंट रे को कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फॉल कराऊं कि लाइट के अंदर बाहर निकलते वक्त जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन में जो डेविएशन आती है वो कम से कम आए, मिनिमम डेविएशन क्वेश्चन आया टीजीटी साइंस में प्रिज्म फॉर्मूला 12th का टॉपिक प्रिज्म से। ठीक है, जो आगे लिखा है पहले पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं जो वर्टेक्स पे एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज भी हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ, तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था? लाइट को सर सीधा जाना चाहिए था। ये डॉटेड जो मैंने आगे फॉरवर्ड प्रोड्यूस करी है, तो देखो लाइट आ रही है, अब जैसे ही यहां पर पड़ी तो रेरर से डेंसर जा रही है, एंड यू नो वेरी वेल रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको बोला रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट होने वाली रे, इंसिडेंट रे। एक चीज याद रख लेना, इस चीज को नोट कर लेना साइड में, कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो म्यू है वो हर कलर के लिए डिफरेंट होता है। तो हर कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, तो जो एंगुलर डेविएशन आएगी, तो मतलब जिस जिस एंगल से कलर मुड़ रहे हैं तो सारे के सारे अलग अलग एंगल से मुड़ेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी। तो आपने क्या देखा, इंसिडेंट रे आई नॉर्मल, हाँ जी, सीधी जानी चाहिए थी, रिफ्रैक्ट हो गई, अब दोबारा से इस इंटरफेस पर पड़ी है। तो अब की बार लाइट इस इंटरफेस के लिए डेंसर से बच्चों रेरर जा रही है। तो डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। सर अच्छे से जानते हैं नॉर्मल से अवे होता है, तो नॉर्मल से अवे। तो पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर पड़ने वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और पूरे सिस्टम से निकलने वाला है एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलते हैं राइट डाउन एंगल ऑफ इमर्जेंस, निकलने वाला एंगल। और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे बच्चों? इमर्जेंट रे। आई बस समझ में? तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट हैं, जल्दी से कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं। हाँ जी, म्यू का मतलब होता है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद रख लो, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो आज, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। तो सर अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, तो बेंडिंग कम आएगी। तो कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी? बताया था कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो रेड कलर सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ का है, सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ का। आई बस समझ में? तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब वो प्रिज्म उसको कम से कम एंगल पर मुड़ेगा। तो सबसे कम तो भैया रेड ही मुड़ा है, बात डाइजेस्ट हो रही है, हजम हो रही है। तो लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, अगर किसी की वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों, क्वेश्चन कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमा। ठीक है, हाँ जी, इसको बोलते हैं, देखो ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी? सीधी, लेकिन गई कैसे? ऐसे। तो ये इमर्जेंट रे को बैकवर्ड बढ़ाया और इस ओरिजिनल रे को, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, तो हमारी लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे हो गई, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसी। तो कितना एंगल आया? इतना एंगल आया। तो ये एंगल क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में एंगल होता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, पूरे सिस्टम से निकलने वाली जो एक्चुअल रे हैं, जो इंसिडेंट रे हैं, और फाइनली निकलने वाली जो रे हैं, उनके बीच का एंगल है। मतलब आपकी इंसिडेंट रे प्रिज्म के आ जाने से फाइनली कितने एंगल मुड़कर नीचे गई है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें एक रिलेशन होती है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए कि सर डेल इक्वल टू ए इंटू म्यू -1, कि सर जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है ए इंटू म्यू -1। हाँ जी, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और गजब पॉइंट है, लैम्डा ऑफ रेड, कि सर जो वेवलेंथ होगी रेड कलर की वो वॉयलेट से ज्यादा होती है। ये बात यहां समझ में आ गई कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाते तो रेड की वेवलेंथ बढ़ती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है। ठीक है,
तो अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होगा, मतलब कम मुड़ेगा। समझ में आ रहा है डायग्राम से? अच्छे से आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वॉयलेट से। तो सर अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वॉयलेट के अंदर जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा आएगी। क्या आएगी? वॉयलेट के अंदर डेविएशन क्या आएगी? तो इसमें वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन होने का मतलब है कि उसको वो ग्लास का मीडियम ज्यादा एंगल पर मोड़ रहा है। तो रेड के अंदर डेविएशन कम है, वॉयलेट में डेविएशन ज्यादा है। तो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूले की, ठीक है। ये है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लो, टीजीटी में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है, इसको राइट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो। प्रूफ नहीं करना है, क्वेश्चन को दिमाग में बिठाना है, क्वेश्चन से इसको समझना है और इस ग्राफ को समझेंगे। तो इस ग्राफ को समझते हैं पहले। इस ग्राफ में दो लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पर लिखा एंगल ऑफ डेविएशन में वेरिएशन देख रहे हैं कि कब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आएगा, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आएगा। हाँ जी, तो वर्टिकल पर देख रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, हॉरिजॉन्टल पर देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कि आप उस लाइट रे को इस प्रिज्म के ऊपर जो फॉल करवा रहे हो वो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर करवा रहे हो, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि सर तो बच्चों किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, किस एंगल ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए, मतलब कि सर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जिसके कोरेस्पॉन्डिंग इस इंसिडेंट रे जो सीधी जा रही थी और इस पूरे प्रिज्म से निकल के जो नीचे आ रही थी उनके बीच में जो एंगल है पीछे बढ़ाने पर वो कम से कम आए, मतलब आपकी लाइट कम से कम डेविएट हो। तो मिनिमम डेविएशन क्या है, तो उसके लिए हमने ग्राफ पढ़ा, हॉरिजॉन्टल पर डेल्टा, इस पे वर्टिकल पर डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन, हॉरिजॉन्टल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है डेल्टा घट रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो डेल्टा भी बढ़ेगा, डेल्टा भी बढ़ेगा। तो एक इस दौरान एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, लेट कर लो वो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके कोरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एम जो डेविएशन आ रही है वो मिनिमम आ रही है बच्चों, दैट इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। और इसके ऊपर टीजीटी साइंस में क्वेश्चन आया, +2 का क्वेश्चन है ये, +2 का कॉन्सेप्ट है प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला में ये जो म्यू दिख रहा है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस फॉर्मूले को सेट कर लो अच्छे से, साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2, साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई ऑफ साइन ऑफ ए बाई 2, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में 4th और 5th कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको भी ध्यान रख लो क्योंकि इसके ऊपर भी प्रिज्म का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे देखो, आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई का मतलब है एंगल ऑफ इमर्जेंस बच्चों, ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल का मतलब है डेविएशन। कि सर आई का और ए का जोड़ और ए के और डेल के जोड़ के बराबर होता है, सेट कर लो प्रिज्म में, कि जब प्रिज्म का क्वेश्चन आए तो आपको प्रिज्म से रिलेटेड दिमाग में बातें घूमनी चाहिए कि हाँ कि सर ने बताया था आई प्लस ई का सम होता है ए प्लस डेल के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अगर किसी न्यूमेरिकल में, किसी ऑब्जेक्टिव में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया हो, ई दे दिया हो, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया और बताओ कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो 4 में से 3 चीजें दे रखी, चौथी निकल जाएगी। अगर आई ई डेल दे दे तो ए निकल जाएगा। मतलब भैया सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, 4 में से 3 दे दे चौथी निकल जाएगी। वो तो तब निकलेगी ना जब फॉर्मूला, तो फिजिक्स में फॉर्मूला होता है ना तो गजब काम हो जाता है, ठीक है। बस लगाना आना चाहिए। आर इक्वल टू ए बाई 2, ये आर क्या है, ये आर है पांडे जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये क्या होता है a बाई 2। तो बच्चों इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, उतारिए। अब हम कुछ टॉपिक्स जो शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो है लेंसेज। जैसे कि आपने मिरर के बारे में पढ़ा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा लेंस के बारे में भी जान लो कि कॉनकेव लेंस कैसी इमेज देता है, वर्चुअल देता है, रियल देता है, और कॉनकेव लेंस में कितने डायग्राम बनते हैं, कितने केसेस होते हैं, मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होती है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, और जाते जाते गजब का टॉपिक है +2 का टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। आई बस समझ में? तो तब तक इनको तैयार किए, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। तो आपके सामने निखिल सर ने बोर्ड पर लिखे हैं, एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से खत्म करते जाएंगे स्टेप वाइज, और उसके बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे ना पांडे जी, उस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपने आप में ही +2 का सबसे बेस्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, जिसमें काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, टेट का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो, टीआईआर का क्वेश्चन रहता है। और इससे पहले प्रिज्म पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, तो इसके जो जो क्वेश्चन टीजीटी साइंस में आए हैं, आपके टेट एग्जाम में आए हैं प्रिज्म से रिलेटेड, तो पहले थोड़ा ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें। लास्ट में हम टीजीटी साइंस में आए हुए क्वेश्चंस आज के इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जब तक आपने मेरे से इस लेक्चर में समझा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो ब्लैंकेट है हमारे ऊपर, ये जो चादर फैली हुई है, जो आप लुक अप करते हो ऊपर देखते हो, आपका एटमॉस्फेयर ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर दिखता है, ये रंग बिरंगा संसार दिखता है, कलरफुल वर्ल्ड दिखता है, विबग्योर पैटर्न दिखता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं? सारे बच्चे जानते हैं कि सर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ऑल दीज थिंग्स मेड एटमॉस्फेयर। ये सारी चीजें जो हैं ये बनाती हैं एटमॉस्फेयर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग। और डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का टूटना 7 रंगों में, और स्कैटरिंग का प्यारे बच्चों मतलब होता है लाइट का बिखरना, लाइट के टुकड़े जो हैं अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। और हर स्कैटर्ड कंपोनेंट की याद रख लो, राइट डाउन कर लो कि ईच स्कैटर्ड कंपोनेंट पोसेस देयर पर्टिकुलर वेवलेंथ। और ये कह सकते हो कई बच्चे वेवलेंथ को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। वेवलेंथ ही कलर होती है या कलर ही वेवलेंथ होती है, आई बस समझ लो। तो हर कलर की वेवलेंथ होती है या हर वेवलेंथ का एक कलर होता है, कैसे भी समझ लो, ठीक है। हाँ, तो ये है एक डस्ट पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल है हमारा, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमारा सर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक सनलाइट आई, ठीक है। और एक चीज और अच्छे से समझ लो, अगर आपको स्कैटरिंग करनी है, अच्छी खासी काफी सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग करनी है, बढ़िया स्कैटरिंग करनी है, तो लाइट एटमॉस्फेयर के जिस पार्टिकल पर जाके टकराती है उसका साइज मैटर करता है। साइज शुड बी स्मॉल इफ यू वांट अ लार्ज स्कैटरिंग। अगर आपको लार्ज स्कैटरिंग चाहिए, अच्छी खासी स्कैटरिंग चाहिए प्यारे बच्चों, तो आपको जो साइज रखना है ना मॉलिक्यूल का, वो क्या रखना है, स्मॉल रखना है, ताकि लाइट जो है, जो सनलाइट आ रही है, उसका जो पोर्शन है, तो उसका मैक्सिमम पोर्शन स्कैटर्ड हो और एब्जॉर्ब कम हो। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोर्शन जो आने वाली लाइट है, सन रेज हैं, वो खा जाएगा, वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो स्कैटर्ड कम होगा। तो स्कैटरिंग ज्यादा करने के लिए जिस पर लाइट टकरा रही है, स्कैटर्ड हो रही है, पड़ रही है, उसका साइज छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा होना चाहिए। तो एक छोटे से साइज का मॉलिक्यूल ले लिया, इसके ऊपर सन रेज आ रही हैं, जैसे ही इसके ऊपर सन रेज पड़ी तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बिखर गए, एक इस डायरेक्शन में फेंका गया, एक इसमें फेंका गया, एक इसमें फेंका गया, एक इसमें फेंका गया, एक इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में फेंके गए। और ये सारे जो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये जो रेडिएट हुए हैं, रेडिएट निकले हैं, रेडिएट दोबारा निकले हैं, एमिट हुए हैं, कैसे भी बोल लो, ठीक है, इनको बोलते हैं स्कैटर्ड कंपोनेंट्स। इनका ये जितने भी प्यारे बच्चों स्कैटर्ड कंपोनेंट्स हैं, इसका अपना कलर है, इसका अपना कलर है, इसका अपना कलर है, इसका अपना। और ये स्कैटर्ड कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के ऊपर से इतनी बड़ी हाइट से मॉलिक्यूल से टकराकर अर्थ के ऊपर हम तक पहुंचते हैं, और हम
इन तरह तरह के कंपोनेंट्स में, तरह तरह की वेवलेंथ में एक डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि मेरे आंख में वायलेट आया है, इंडिगो आया है, ब्लू आया है, ग्रीन आया है, येलो आया है, ऑरेंज आया है, रेड आया है। तो इसके आधार पर नेचर में बहुत सारे फिनोमिना निकलते हैं। 10th क्लास में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है कि जितने भी सर डेंजर सिग्नल हैं बच्चों, जितने भी डेंजर सिग्नल हैं प्यारे बच्चों, जितने भी खतरनाक साइन हैं, वो रेड के ही क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रेड कलर एक ऐसा कलर है हमारे विजिबल रेंज में जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और एक चीज सीख लो, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो कम से कम स्कैटर्ड होगा। मतलब रेड कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, लिस्ट स्कैटर्ड होगा, सबसे कम स्कैटर्ड होगा तो कम फैलेगा, एक जगह में जाकर कंसंट्रेट करेगा एंड मेक दैट रीजन ब्राइटफुल, अच्छा खासा। तभी तो जो आपको रात में ट्रेन का जो बिल्कुल एंड वाला डब्बा होता है जहां पर ट्रेन खत्म हो जाती है उसके ऊपर क्रॉस लिखा होता है। रेड लाइट्स जो होती हैं रात को अच्छे से ग्लो करती हुई चमकती है, अच्छे से जो हमारी व्हीकल की लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, तो ये सारे के सारे रेड सिग्नल ही क्यों हम यूज करते हैं? क्यों? ड्यू टू इट्स लार्जर वेवलेंथ, less will be scattering, more dominating to the human eye। आई बस समझ में? ब्लू कलर की क्यों नहीं होती? क्योंकि सर ब्लू कलर इन कंपैरिजन ऑफ रेड क्या होती है, इसकी वेवलेंथ स्मॉलर होगी, ज्यादा एरिया कवर करेगा, फैलेगा तो फीका हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो हमें तो भैया वो चाहिए जो ग्लो करे, ब्राइट करे, तो उसके लिए ज्यादा वेवलेंथ चाहिए। तो ये सारी बातें इसी पर घूमेगी। जितने भी क्वेश्चन है, किसी की कम ज्यादा होगी, किसी की कम वेवलेंथ, किसी की ज्यादा, स्कैटरिंग कम, स्कैटरिंग ज्यादा, बस यही फिनोमिना है। तो आई थिंक पहला फिनोमिना समझ में आ गया। दूसरा पढ़ते हैं कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। इसका भी वही आंसर है कि आसमान का रंग जो है वो ब्लू ही क्यों होता है, नीला ही क्यों होता है, वॉयलेट क्यों नहीं होता? सर वॉयलेट होना चाहिए आपके हिसाब से, तो ठीक है। रेड क्यों नहीं होता? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो ये स्कैटर्ड कम होगा, बिखरेगा कम, तो ये थोड़ी सी जगह में अपने आप को समाएगा। लेकिन जो आसमान का रंग है वो केवल ये थोड़ी है कि हम अपने एरिया से, अपने घर के बाहर जाकर और ऊपर मुंह करें, माउथ करें तो ऊपर से बस हमारे एरिया में ही ब्लू नजर आता है। भैया इस दुनिया के संसार में किसी भी कोने से आप देख लो, ऊपर करके ब्लू ही नजर आएगा। इसका मतलब ब्लू कलर इतने ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो इतने एरिया में फैला, इसको फैले होने के लिए इसकी स्कैटरिंग भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है रेड के कंपैरिजन में वो बहुत कम होती है, ज्यादा फैलता है, इतना फैलता है कि ज्यादा एरिया कवर करेगा तो हमें जो है वो नजर आता है, वो ब्लू कलर नजर आता है। लेकिन सर आप पूछ सकते हो बच्चों, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने बताया कि सर ब्लू कलर जो है वो सारी जगह एरिया कवर कर रहा है तो हमें अच्छे से जो है नजर आ रहा है, तो सर वॉयलेट की भी तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, वो भी तो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो आपके हिसाब से तो आसमान का रंग वॉयलेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी बात सही है। लेकिन नहीं होता। वॉयलेट क्यों नहीं होता? सोचो, वॉयलेट विबग्योर पैटर्न का नीचे के टॉप बॉटम से आपका सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का कलर है बच्चों, और जिस कलर की जितनी कम वेवलेंथ होती है उसकी इतनी ज्यादा स्कैटरिंग है, वो इतना ज्यादा फैलता जाएगा, पसरता जाएगा और एक टाइम आएगा फेड हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, दिखना ही बंद हो जाएगा। तो हमें इतनी भी स्कैटरिंग नहीं करानी कि ह्यूमन की आई में जाकर वो कलर पहुंचे ही ना। तो ऐसा कलर ब्लू है जिसकी स्कैटरिंग अच्छी खासी होती है और दिखता भी है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बात आती है कि सर जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो व्हाइट ही क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि सर जो व्हाइट होता है ना, व्हाइट आपका कोई कलर नहीं होता है बच्चों, व्हाइट आपका कोई कलर में कलर नहीं है और न ही ब्लैक कलर है। जो कलर्स हैं वो विबग्योर पैटर्न के ही कलर हैं दुनिया में, व्हाइट को कलर नहीं माना गया है, ठीक है। हाँ, तो व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट। अगर आपको व्हाइट चाहिए क्लाउड तो एक बात सोचो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई निखिल सर ने, स्कैटरिंग करवानी है अच्छी खासी, मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल पर लाइट जाकर टकरा रही है उसका साइज छोटा होना चाहिए। लेकिन सर क्लाउड्स में
तो डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं, गैसेस भी आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। इतनी सारी चीजें आने से अरे मॉलिक्यूल फटेगा, मतलब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा। और बड़े साइज के मॉलिक्यूल पर समझना इस चीज को, मैं जो बात बताने जा रहा हूं, एक बड़े साइज के मॉलिक्यूल पर जब लाइट आके पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि सर जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन एब्जॉर्ब किया जाता है, कर लिया जाता है, स्कैटरिंग ना के बराबर होती है। या हम कहें सर जितने भी कलर स्कैटर्ड होंगे इक्वली होंगे, मतलब जितना वॉयलेट होगा उतना इंडिगो होगा उतना ब्लू होगा, तो सारे एक साथ इक्वली स्कैटरिंग से पहुंचेंगे, मिक्स हो जाएंगे और 7 रंग मिक्स होके वापिस यस क्या बन जाएंगे, व्हाइट। तो क्लाउड्स व्हाइट क्यों होती है, रीजन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो एक तो इसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाने से स्कैटरिंग इक्वली होती है और इक्वल हो जाने से वापिस व्हाइट बन जाता है बच्चों। लेकिन स्कैटरिंग करवानी हो, किसी को ज्यादा करवाना हो किसी को कम कराना हो, तो मॉलिक्यूल छोटा रखना होता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेले कंडीशन है, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं, थर्ड भी हो गया कि एट सनराइज और सनसेट आपने देखा होगा कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है थोड़ा सा ऑरेंज और रेडिश टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज और रेडिश टाइप का होता है। सारी जगह क्यों नहीं होता, वही आंसर है भैया। क्यों? क्योंकि सनसेट और सनराइज के वक्त, थोड़ा सा इसका मैं फिगर से समझाता हूं इसका आंसर क्या बनेगा। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, रब कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। तो हम अब बात करेंगे कि सर ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज व्हाई द एनवायरनमेंट बिकम्स रेडिश, ठीक है बच्चों। तो आपको इस चीज को समझना है, क्योंकि ये देखो इधर, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये ऑब्जर्वर है, हम हैं, ये चुन्नू है, और ये है हमारा होरिजन, ये होरिजन है जिससे नीचे सनराइज होता है, ठीक है, या ऊपर, ठीक है, सनसेट सनराइज, नीचे सनसेट ऊपर सनराइज होता है। अब बात यह आती है कि सर सनराइज और सनसेट के वक्त जो आसपास का इधर का जो सीन है ये ऑरेंज रेडिश ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है ऑरेंज रेडिश क्योंकि सनराइज के वक्त जब इस होरिजन से ऊपर सन होता है और जब आपका ठीक ओवरहेड पोजीशन पर होता है, तो क्या फर्क होता है? जब सनराइज और सनसेट के वक्त जो सन होता है तो वहां से सन रेज को बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर में से होकर एक लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करके इतनी ज्यादा डिस्टेंस करके ऑब्जर्वर तक पहुंचना होता है। मतलब कि सर सनराइज और सनसेट के वक्त सन से ऑब्जर्वर तक जो रेज आएंगी उनको ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। और जितना ज्यादा चलेगा तो उतनी ज्यादा चलने में, उतनी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने में विबग्योर पैटर्न में आप कह सकते हो कि सर रेड को छोड़कर सारे कलर्स जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, स्कैटर्ड रास्ते में ही स्कैटर्ड हो जाते हैं। एक कलर ऐसा बचता है जो स्कैटर्ड भी होता है लेकिन बहुत कम होता है और ह्यूमन की आंख में पहुंच जाता है फाइनली, एंड दैट इज रेड कलर। ठीक है, अगर मैं ब्लू की बात करूं तो इतनी बड़ी डिस्टेंस कवर करते वक्त ब्लू रास्ते में ही दम तोड़ देता है, ब्लू स्कैटर्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन रेड कलर स्कैटर्ड भी होता है और ह्यूमन की आई में पहुंचता है, इसलिए आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो रेडिश नजर आता है। लेकिन जब नून टाइम होता है तो सन जो होता है एट द नून टाइम द सन इज एग्जैक्टली आवर एट हेड पोजीशन, और वहां से हेड पोजीशन से लाइट को आने में बहुत ही लेस डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो स्कैटरिंग नहीं होती है इतनी, इसलिए व्हाइट ही नजर आता है। तो बहुत कम डिस्टेंस करेगा तो स्कैटरिंग होगी नहीं, तो व्हाइट थी और व्हाइट ही आएगी। आई बस समझ में। लेकिन सनराइज और सनसेट के बाद ज्यादा चलना पड़ेगा और उतने ज्यादा चलने में रेड को छोड़कर बाकी कलर स्कैटर्ड हो लेंगे। आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में आ गई, अच्छे से इस चीज को उतार लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी, क्या कॉन्सेप्ट है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अपने आप में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि पूरे दिन में, कि इन ए डे, कि जो हमारे पूरे दिन के अंदर जो टोटल डिले होता है, टोटल डिले इन ए डे वो 4 मिनट का होता है।
2 मिनट बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट। मतलब आपको जो सन है वो एक्चुअल सनराइज से पहले 2 मिनट तक दिखाई देने लग जाता है और सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक दिखाई देता है। वाई, इसका आंसर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, एक चीज आपको नोट करनी है कि ये है हमारी अर्थ और ये बहुत बड़ी हाइट के ऊपर जो है वो कोई चीज है, मतलब सन रेज आ रही हैं यहां से, तो बीच में क्या होती हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स बहुत डिफरेंट, या हम कहें कि लार्ज नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। तो याद रखना, जब हम ऊपर से एक एल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आते हैं तो मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर फ्रॉम सम हाइट। किसी हाइट से नीचे जब आते हो तो रेयर से डेंसर की तरफ आप मूव करते हो, और रेयर से जब डेंसर मूव करते हो तो लाइट जितनी बार इन डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराएगी उतनी बार लाइट का पाथ चेंज होता है। आई बात समझ में? तो इसी आधार पर हम बात करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करते हैं। और अभी जो क्वेश्चन है हम इसको समझते हैं, क्यों हमें जो सन है वो एक्चुअल राइज से पहले 2 मिनट तक दिखाई देता है और सनसेट के बाद भी पांडे जी 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो बच्चों कुछ ऐसा है, ये अर्थ है, ये यहां पर हम हैं, और ये वो अर्थ का होरिजन लेवल है जिससे नीचे और ऊपर सनसेट और सनराइज का खेल होता है। तो एक्चुअल अभी मैंने बोला है कि आपको 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लग जाएगा, 2 मिनट बिफोर सनराइज। क्यों दिखाई देने लग जाएगा? और ऐसा ही केस सनसेट में होता है। तो सपोज कीजिए अभी सनराइज नहीं किया है, सन यहां है, तो बीच में लेयर्स बहुत है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो जैसे किसी लेयर पर पड़ी वही नॉर्मल बनाया, तो आप रेयर से डेंसर की तरफ उठ रहे हैं, तो जैसे जैसे जिन जिन लेयर्स पर पड़ेगी बार बार जो है वो मुड़ेगी, तो क्या हो रहा है आपका, ठीक है, वापिस मुड़ी, तो ऐसे करते करते ये कर्व पाथ बनाकर हमारे पास पहुंचती है। और लाइट तो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, तो उसको जब पीछे बढ़ा के देखोगे तो आपको सन जो है वो ऊपर की तरफ नजर आने लग जाएगा, और ये खेल चलेगा 2 मिनट तक। ठीक है, तो बार बार डायरेक्शन के मुड़ने से, चेंज होने से, ठीक है, तो आपको कह सकते हो कि सर जो सन है वो एक्चुअल राइज से पहले हमें दिखाई देने लग गया 2 मिनट तक। और यही केस जो है बच्चे लोग वो आता है सनसेट में आता है, मतलब बार बार रिफ्रैक्ट होने से, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन और बार बार डायरेक्शन चेंज होने से वो सन की डायरेक्शन एकदम से स्ट्रेट ऊपर की तरफ नजर आती है, मतलब ऐसा नजर आता है कि सन यहां है। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है बच्चों? अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो नाम में ही बात है, टोटल का मतलब पूरी तरह से अंदर ही अंदर इंटरनल लाइट क्या करनी है, रिफ्लेक्ट करवाना है। फिनोमिना कहलाता है TIR। TIR करवाने के लिए 2 कंडीशन है। TIR करवाने के लिए बच्चे लोग 2 कंडीशन है, राइट डाउन कर लो। एक तो लाइट का रे का डेंसर से रेयर में जाना जरूरी है, तभी TIR का जो फिनोमिना है वो होगा। द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इफ यू वांट टू get total internal reflection phenomena. And the second condition, the angle of incidence should be greater than its critical value, critical angle। ये IC का मतलब है क्रिटिकल एंगल, मतलब आपको लाइट को एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फॉल करवाना है कि वो अपनी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाए। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट बाहर जाने की बजाय उस कंटेनर के अंदर ही मुड़ जाएगी। तो देखते हैं TIR का फिनोमिना क्या है। तो आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो ये कंटेनर है, एक बीकर है, वाटर से भरा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट अगर इस सरफेस के, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर पड़ी तो लाइट जो है वो सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। ये कंसेप्ट भी है कि अगर किसी सरफेस के नॉर्मली पड़ी तो सीधी निकल गई। डेंसर मीडियम है वाटर और बाहर एयर है तो गई। ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वापिस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं। तो
ये जो आपको पी पॉइंट दिख रहा है, जैसे सर ने रेड कलर से मार्क किया है, इस एंगल पर जाकर लाइट जो है वो इस वाटर की जो अपर लेयर है उसको ग्रेज कर रही है, उसको चरती हुई जा रही है, उसको टच कर रही है, अलोंग द सरफेस हो गई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया बच्चों 90 डिग्री। कितना हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 90 डिग्री। हाँ जी, तो जिस पॉइंट पर जाकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट पर जाकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सी मींस क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अभी टीआईआर नहीं मिला है। इस कंडीशन पर जो लाइट है वो सरफेस के अलोंग है, लेकिन हमें लाइट को अंदर ही अंदर मोड़ना है, इंटरनली रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से भी ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद मतलब आप क्रिटिकल एंगल के बाद किसी भी एंगल पर लाइट डाल लेना, आपको लाइट बाहर जाने की बजाय अंदर ही अंदर मुड़ती हुई नजर आएगी बच्चे लोग। तो क्या है, देखो अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर जाकर आपको टीआईआर मिल गया। तो इस पॉइंट पर जाकर आपको क्या मिल गया है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आपको मिल गया है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां जाकर मिला हमें? यहां पर जाकर तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन इस पी पॉइंट पर जहां पर क्रिटिकल एंगल मिला है, इस पी पॉइंट पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्नेल्स लॉ का मतलब है साइन आई बाय साइन आर, जैसा कि आपने पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, साइन आई बाय साइन आर। हाँ जी, तो बच्चों इस पॉइंट के ऊपर लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर। तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं वो हमेशा बाहर वाले मीडियम का बताएंगे, सेकंड का बताएंगे। मतलब लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है, वाटर से एयर में, तो हम एयर का बताएंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। तो मैंने लिखा है एन ऑफ ए, पैर में ए लिखा है, सिर पर डब्ल्यू लिखा है, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या है यहां पर देखो, आई की वैल्यू सी के बराबर है, मतलब क्रिटिकल एंगल पर पड़ेगी तो रिफ्रैक्शन 90 का होगा। तो साइन ऑफ आई, जैसा वहां पढ़ते थे, साइन ऑफ आई सी बोलेंगे क्रिटिकल एंगल बाय साइन ऑफ आर। तो आई सी का मतलब है सी फॉर क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल पर जब लाइट पड़ेगी तो आर 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आई बस समझ में, इक्वल टू क्या है हमारे पास? साइन सी। और यहां पर बच्चों, यहां पर जो है हमारे पास वो है साइन आर। क्या है? साइन आर, और आर है हमारे पास 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमारे पास बचा साइन सी। ठीक है, अगर मुझे इस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर ने लिखा है बच्चे लोग कितना? 1। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 हो गया, वाटर के लिए सिंपल n लिख लिया। तो हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू ब्यूटीफुल थिंग्स। वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। तो n इक्वल टू, जो n आएगा याद रख लो न्यूमेरिकल के लिए, अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा भी इसके ऊपर थोड़ी देर में। तो n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दिस इज साइन सी क्रिटिकल एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का टीआईआर में अपने क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल होता है। या साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन n कर दो। तो बच्चों ये था हमारा टीआईआर का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे लेंस के बारे में थोड़ा सा, जो आपने मिरर के बारे में पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। और फिर तैयार रहना, क्योंकि टीजीटी साइंस में इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन हम फोड़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए उतारिए, देखते हैं क्वेश्चन। So guys, we are going to start some important numericals on prism and prism formula। क्योंकि बच्चों प्रिज्म और प्रिज्म फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा +2 का कॉन्सेप्ट मिक्स किया गया है आपके सिलेबस में। और ये जो प्रिज्म और प्रिज्म फॉर्मूला का जो ये टॉपिक है, इसके ऊपर लगातार 2-3 सालों में आपके टीजीटी साइंस के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, जिस बच्चे ने अगर फॉर्मूला पढ़ लिया फिजिक्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए फॉर्मूलों को दिमाग में बिठा लिया, तो वो अपना टीजीटी साइंस के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है उनके क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएगा। तो ये जो प्रिज्म और प्रिज्म फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जो एचटेट के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
तो अभी आपने मेरे से प्रिज्म का एक कॉन्सेप्ट समझा था, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो इनको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा लेंस के बारे में हम जान लेते हैं, लेंस की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों आपके सामने दो टाइप के लेंस होते हैं। एक लेंस ये होता है जिसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये दो कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर बना है। और लेंस का सेंटर कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइन इसे पास करती है, जो आप अच्छे से जानते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेक्स लेंस। और याद रखना, कन्वेक्स लेंस के अंदर टोटल 6 डायग्राम बनेंगे। 6 मतलब ऑब्जेक्ट के यहां पर हम कहें कि सर जो लेंस का सेंटर है, ठीक है, इससे पहले एक इधर फोकस होगा, एक उधर फोकस होगा, इधर भी सेंटर होगा, उधर भी सेंटर होगा। तो लेंस में 2 फोकस, 2 सेंटर, 2 फोकल लेंथ और 2 रेडियस होती है। क्यों? क्योंकि लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को बाउंड किया गया है 2 कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से। तो दोनों की दोनों स्फेरिकल हैं, तो इसका इधर स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, इस वाली का, और इसका इधर कंप्लीट हो रहा है। तो हर स्फीयर का सेंटर है, हर स्फीयर का फोकस है। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि इसके 2 फोकस हैं, 2 सेंटर हैं, 2 रेडियस है, 2 फोकल लेंथ है। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर टोटल 6 केस बनेंगे। 6 केस कौन से हैं? वो इन्फिनिटी वाला, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे, उसके बाद में बियॉन्ड सी रखोगे, फिर सी पर रखोगे, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, एंड द लास्ट केस बिटवीन एफ एंड ओ। तो टोटल ये 6 केस हैं, जो किसी भी 10th क्लास की कोई भी बुक ले लेना, एस चांद की, एनसीईआरटी, 6 केसेस हैं। डायग्राम अच्छे से आपको देखने हैं कि ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैंने इन्फिनिटी पर रखा तो कहां बनती है, और इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की बच्चों इमेज बनती है फोकस पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी में। तो याद रखना, कन्वेक्स लेंस में इमेज आपको रियल भी मिलती है और वर्चुअल भी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। रियल कब मिलेगी? रियल मिलेगी जब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस या फोकस से पहले है। क्या मतलब? बिफोर एफ, या हम कहें कि बिफोर एफ एंड एट एफ, मतलब फोकस या फोकस से पहले, ठीक है। वेन एवर योर ऑब्जेक्ट विल बी, द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल इमेज होगी। और वर्चुअल का लास्ट केस है जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। आई बस समझ में सारी बातें आई एम टेलिंग यू अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो है 5 डायग्राम तो इसके बनेंगे, एक इसका बनेगा, टोटल हो गए 6। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए हैं। और कन्वेक्स लेंस की याद रख लो, फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। अगर कन्वेक्स लेंस की सर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी क्या होगी? इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन अगर आपको याद है, अगर किसी बच्चे को याद है, पढ़ा है, पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। तो सर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस की, ठीक है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, याद कर लीजिए कॉनकेव लेंस। तो बच्चों कॉनकेव लेंस ये होता है, ठीक है। इसमें 2 ही केस बनते हैं। ये वो बाउंड्री होती है रिफ्रैक्ट वाली, जिसके बाद लाइट जो है वो डाइवर्ज करती है, मुड़ती है। ये वो प्रिंसिपल एक्सिस है। बाय चांस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हुआ तो इंफिनिटी से आने वाली, यू नो वेरी वेल, कि जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल आने वाली ये डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज, तो पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पे मिलती हैं, ये फोकस पे मिलती हैं। तो फोकस पर मिलेगी, छोटी सी मिलेगी, ऊपर की तरफ छोटा सा एरो आएगा तो इंफिनिटी पर। तो हम कहें कॉनकेव लेंस में 2 ही केस बनते हैं। और कॉनकेव लेंस के अंदर आपको याद रखनी है कि जो फोकल लेंथ होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, और इसकी पावर भी नेगेटिव होती है बच्चों, पावर भी नेगेटिव होती है, क्योंकि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, जैसा कि आपने मिरर में पढ़ा था। मैग्निफिकेशन जो पढ़ी थी आपने, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि सर आप कौन से भी लेंस के आगे
कोई भी साइज का ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के आगे व्हेन यू प्लेस एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको एक इमेज मिलती है, उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितने गुना छोटा और कितने गुना बड़ा है, दैट टर्म टेलिंग अबाउट यू मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम m से लिखते हैं और यहां फॉर्मूला बनेगा v/u। ठीक है, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन सेम रहेगी। सारी डिस्टेंस को जैसे मिरर में वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, तो यहां लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। तो लेफ्ट की जितनी भी चीजें होंगी, जो लेफ्ट की चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी, राइट की पॉजिटिव होंगी। मतलब लाइट के साथ, लाइट तो हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी, तो लाइट के साथ जाने वाली डिस्टेंसेस के साइन पॉजिटिव, लाइट के अगेंस्ट पॉजिटिव जो है नेगेटिव, और लाइट के साथ पॉजिटिव, लाइट के, दोबारा सुन लो, लाइट के साथ पॉजिटिव अगेंस्ट नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन होती है v/u, एक मैग्निफिकेशन होती है HI/HO। तो सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया v/u इक्वल टू HI/HO बच्चों। और वही मिरर में ये माइनस आ गया था कि यहां माइनस नहीं आता है, यहां प्लस होता है। तो ये मैग्निफिकेशन थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां कहां काम आता है? जो ये आपके हीरे हैं ना, डायमंड हैं, जो डायमंड स्पार्क करते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो है, हीरे चमकते हैं, वो आपके TIR की वजह से जो है वो चमकते हैं, क्योंकि उनके डायमंड के फेसेस को इस प्रकार से कट किया जाता है कि लाइट जब भी उसके किसी कॉर्नर पर, किसी फेस पर पड़ेगी तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर पड़ेगी। तो डायमंड के अंदर ही अंदर लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्ट होने से हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में जो मिराज बनती है, मिराज जैसे कि आपको कोई पेड़ है, ठीक है, वो आपको उल्टा दिखाई देता है हॉट समर डे के दौरान, क्यों दिखाई देता है? या रोड के ऊपर रेगिस्तान में, हम कहें रेगिस्तान में थोड़ी सी दूरी पर जाने पर हमें पानी नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, मिराज कहते हैं। तो कुछ ऐसे फिनोमिना है बच्चों जो TIR के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा TIR। अब बात करते हैं बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की। किसकी बात करते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बच्चों। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। देखो ये है हमारी अर्थ, और ये है एक स्टार, जिस स्टार की है एक्चुअल पोजीशन, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है। और स्टार तो बहुत दूर है हमसे, बहुत हाइट पर है, तो बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर हैं, बहुत सारी लेयर हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक बहुत बड़ी हाइट से, ऊंचाई से लाइट जब नीचे की तरफ आती है तो आप डेंसर मीडियम की तरफ जाते हो, तो जैसे जैसे डेंसर की तरफ जाओगे बार बार लाइट रिफ्रैक्ट होगी, बार बार लाइट रिफ्रैक्ट होगी, बार बार लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंख तक पहुंचती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो ऊपर आ गया है, तो बार बार चेंज होने से कभी यहां आ गया, कभी यहां आ गया, कभी यहां आ गया, तो बार बार एक ही जो स्टार है उसकी बार बार जो डायरेक्शन चेंज होने से वही स्टार हमें ऊपर नजर आने लग जाता है, बार बार इधर इधर उधर। तो हम कहें कि वो क्या कर रहा है? वो ट्विंकल कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ट्विंकल। तो इसके बाद में हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन की। किसकी? हाँ जी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के अंदर अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले क्या है कि व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, तो आप कहोगे सर ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शंस, बार बार रिफ्रैक्शंस होने से जो स्टार्स हैं वो अपनी अलग अलग पोजीशंस पर हमें नजर आते हैं, और जो नजर आते हैं वो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नजर आते हैं, नीचे नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्चुअल पोजीशंस होंगी, जो अपीयरिंग पोजीशन होगी स्टार की, वो विल बी अपीयर टू अस हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। हाँ जी, अब बात करते हैं रेनबो। हाँ जी, ये सपोज कीजिए कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है बच्चों कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है? तो सर व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ने के लिए तो प्रिज्म चाहिए। तो हमारे रेनबो में, उसमें एनवायरनमेंट में प्रिज्म कहाँ है? तो जो पानी की बूंदें होती हैं, जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी,
तो सबसे पहले इस पॉइंट पर होगा डिस्पर्जन। क्या होगा? डिस्पर्जन। एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे गई, ये मानो कि चलो वॉयलेट है, ये रेड है, तो वॉयलेट नीचे का कलर हो गया, रेड ऊपर का हो गया, इसमें सारे कलर आ गए। तो सबसे पहले हुआ डिस्पर्जन रेनबो में। ये पानी की ड्रॉपलेट हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट हैं। क्या बच्चे? ये है वाटर ड्रॉपलेट, और यहां पर हो गया डिस्पर्जन। क्या हो गया? डिस्पर्जन। ठीक है। अब लाइट क्या होगी? यहां पर रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट होगी, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी, मिरर की तरह काम करेगी ये सरफेस। अब यहां रिफ्लेक्ट होगी। अब क्या हो रहा है? तो सर अब ये डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, तो हम ये कहें कि सर ये ऐसे आ गई हैं, ये ऐसे आ गई हैं, तो हमारे पास जो बना है ये है हमारे पास वॉयलेट वाली। ठीक है, ये वॉयलेट वाली, ये रेड वाली, तो हमारे पास इसमें सारे कलर्स आ गए हैं, रेनबो के सारे कलर्स है। तो रेनबो को बनाने के लिए टू फॉर्म ए रेनबो 3 फिनोमिना चाहिए। डिस्पर्जन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? डिस्पर्जन चाहिए, और आपको चाहिए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, और रिफ्रैक्शन चाहिए, और क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन चाहिए। तो आपको ये 3 जो है फिनोमिना आपको चाहिए रेनबो के अंदर बनाने के लिए। एक फिनोमिना से रेनबो नहीं बनता है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जो TGT साइंस के अंदर आए हुए हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि सर देखो, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एचटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, राइट डाउन कि द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए। कितना? ए का रिफ्रैक्टिव एंगल प्रिज्म का ए है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको कोट A/2। तो आपको बताना है मिनिमम डेविएशन कितनी होगी, डेल्टा एम। और बच्चों याद करो, आपको मैंने अभी इसी लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ाया है मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं पहले का। ठीक है, मिनिमम डेविएशन को हम यहां पर डेल से लिखते हैं, डेल, और फॉर्मूला पढ़ाया था क्या होता है, डेल इक्वल टू म्यू -1 इंटू में ए, म्यू -1 इंटू में ए। तो डेल क्या है हमारे पास? मिनिमम डेविएशन, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कोट A/2, और एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास यहां पर ए है। और बच्चों एक फॉर्मूला और याद करो, एक फॉर्मूला और करवाया था मैंने, याद करो, म्यू इक्वल टू प्रिज्म फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2 बाय साइन ऑफ A/2। हाँ जी, ये प्रिज्म फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये जो क्वेश्चन सोल्व होगा ये दूसरे से होगा, क्योंकि इसमें पूछा है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन तो इसमें आ रही है, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो म्यू कितना दे रखा है? देखो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू है, ये कोट A/2 दे रखा है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कोट A/2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल M/2 बाय साइन ऑफ A/2। कोट A/2 को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? कोट A/2 ट्रिग्नोमेट्री से जानते हो सर, कोट A/2 लिखा जा सकता है कोस A/2 बाय ऑफ साइन ऑफ A/2 बराबर किसके हैं? साइन ऑफ A प्लस डेल M/2 बाय साइन ऑफ A/2। ठीक है, यू नो वेरी वेल, ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हो कि कोट A/2 को कोस बाय साइन लिखा जा सकता है। तो साइन A/2 से साइन A/2 कटा। तो दिक्कत अब ये आती है कि सर हम यहां से डेल्टा एम कैसे निकालें? तो डेल्टा हम इजीली निकाल सकते हैं, यहां पर हम डेल्टा एम, तो कोस A/2 को किसी तरीके से अगर साइन में बदल लें तो साइन साइन दोनों तरफ उड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, कोस A/2 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? साइन ऑफ 90 माइनस A/2, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है बच्चों, साइन π/2 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, बराबर है साइन ऑफ A प्लस डेल M/2। साइन से साइन कैंसल। हाँ जी, अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर आ रहा है क्या? तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 90 माइनस A/2
इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाय 2। तो हमें इसमें से डेल एम को निकालना है। अब तो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है। तो 19 2 जा 180 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू 2a। ठीक है, ये हमारे पास कितना आया, a प्लस, ये सॉरी a प्लस डेल एम बाय पूरा 2 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे a प्लस डेल एम बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 180 माइनस a और इधर से माइनस फिर आया 2a। तो मिनिमम डेविएशन का जो एंगल आया है वो आंसर आया है 180 माइनस 2a। ये है हमारे पास एचटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, प्रिज्म फॉर्मूला 12th क्लास का टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मेरे साथ। कितना है, हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, वी आर गोइंग टू चेक द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और बता रहा है कि उसमें एक डेल्टा प्रोड्यूस होता है, एक डेविएशन आता है, डेल्टा दे रखा है 4 डिग्री। तो आपको बताना है कि वापिस इसी इंसिडेंट के लिए, ठीक है, अगर मैं इस प्रिज्म को अगर वाटर के अंदर इमर्स कर दूं तो बताओ नया डेविएशन ऑफ एंगल क्या होगा। मतलब कि आपके पास एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, उसके ऊपर एक लाइट फॉल हो रही है, बाहर निकल रही है, इतना डिग्री का एंगल डेविएट होके, आई बात समझ में, 4 डिग्री का डेविएशन आता है। अब प्रिज्म को उठा के वाटर में डाल दिया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है 4/3 होता है, 1.33 होता है। तो वाटर के अंदर कितना डेविएशन अब चेंज हो जाएगा वो बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है। हाँ जी, बताइए, म्यू में डेल्टा में एक रिलेशन बताई थी। ये मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल डेविएशन का। इसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने कि डेल इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। तो बच्चों यहां से पहले ए निकालिए, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालिए। तो डेल्टा कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है डेल्टा। तो म्यू कितना है हमारे पास, म्यू है हमारे पास 1.5 माइनस 1 इंटू में ए। तो 1.5 माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया, 0.5 इंटू में ए इक्वल टू 4। तो 4 ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास जो है, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 5 अपॉन में 10 इंटू में ए। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 8। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आया हमारे पास 8। ये कैलकुलेशन है, इसको आराम से समझ लेना, कर लेना। फॉर्मूला ये लगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1.5 आ गया, इंटू ए कर दिया। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब क्वेश्चन जो पूछता है वो देखते हैं हम क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया, हमारे पास क्या आ गया, मतलब क्वेश्चन ये था कि प्रिज्म है, इसके ऊपर ये लाइट पड़ रही है, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे हो गई। तो ये जो एंगल है ये 4 डिग्री का एंगल दे रखा था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब इस प्रिज्म को पानी में डाल दिया, बताओ कितना, अब ये 4 डिग्री से कितना कम होगा, ठीक है, वो बताना है। तो देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, इस प्रिज्म को हमने पानी में डाल दिया, ये सारा पानी में पड़ा है, तो लाइट जो है वो वाटर से ग्लास में जाएगी, वाटर से ग्लास में। तो जो इंटरफेस बनेगा वो वाटर और ग्लास का बनेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वापिस फॉर्मूला यही यूज। तो नया डेविएशन डेल्टा डैश इक्वल टू, अब एक बात बताइए, पानी में प्रिज्म को रखा है, तो पानी से लाइट ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बताएंगे वाटर के रिस्पेक्ट में -1 इंटू ए। ग्लास वाटर इंटरफेस बनेगा, मतलब ऊपर ग्लास नीचे पानी, ये प्रिज्म है, प्रिज्म पानी में है। तो ग्लास जो है, हम ये कहें कि जो लाइट है वो किस में जा रही है, लाइट जा रही है, सॉरी, वाटर से ग्लास में जा रही है। किस में जा रही है, वाटर से ग्लास। तो किसका बताएंगे, नीचे वाले का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका बताते हैं, नीचे वाले का। तो ग्लास को हमने यहां लिख दिया और वाटर ये लिख दिया। आई वो समझ में, जैसा कि मैंने रिफ्रैक्शन में अच्छे से समझाया था। तो क्या है मेरे पास, Ng/Nw -1। तो डेल डैश न्यू डेविएशन कितना आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का होता है 4/3 -1
एंगल ऑफ प्रिज्म आपको जो दे रखा था वो दे रखा था अभी 8 आया था आपका, निकाला था अभी आपने एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये 3/2 इंटू में 3/4 माइनस 1 इंटू में 8। तो बच्चों ये हमारे पास आया 9/8 माइनस 1 इंटू में 8। तो हमारे पास कितना आ गया ये, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कितना आ गया एंगल ऑफ डेविएशन जो आया है हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 9/8 माइनस 1 गुणा 8। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, देखो ये आया हमारे पास 1/8 इंटू 8। तो 8 से 8 कैंसल, 1 डिग्री का अब नया डेविएशन आ जाएगा। नाउ When you place the prism into water, जब आप प्रिज्म को वाटर में रखोगे तो नया जो डेविएशन आएगा 1 डिग्री का। तो देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, जो फॉर्मूले पढ़े +2 लेवल के, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को, कि हम कॉनकेव, कॉन्वेक्स, या हम जब 2 या 3 लेंस को या 2 या 3 से ज्यादा लेंसेज को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं तो टोटल जो पावर आती है लेंस की वो क्या आएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, एचटेट के अंदर आया क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 8 है, और देखो अभी बताया मैंने, देखो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, वो काम आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 8 है। तो सॉल्यूशन नंबर 3 हम देख रहे हैं क्वेश्चन का, कह रहा है कि सर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम 8 सेंटीमीटर और पॉजिटिव में लेते हैं। याद करो कॉन्वेक्स लेंस के भी सर ने बताया फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर जो इसके कांटेक्ट में है, जो इसके कांटेक्ट में है। तो बच्चों ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस जो इसके कांटेक्ट में है, और इसकी फोकल लेंथ f2 दे रखी है -10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। तो पूरे कंबाइंड लेंस की आपको निकालनी है, सिंपल फोकल लेंथ निकालनी है। तो आपको फोकल लेंथ कैसे करनी है, तो नेट फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको करना है f1 + f2। तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में लो, जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव में लो। इसलिए आपको मैंने बताया था कि जब भी अगर कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो आपको उनके साइंस पता होना चाहिए कि किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। तो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव होती है। तो यहां पर कितना है, यहाँ पर है हमारे पास +8 -10, तो हमारे पास आया -2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -2/100, तो हमारे पास आया -0.02 मीटर। अगर हमें सर पावर निकालनी होती, नेट पावर निकालनी होती, तो हम इसका कर देते रेसिप्रोकल। क्या कर देते, रेसिप्रोकल। मतलब बच्चों कंबाइंड लेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पावर का और फोकल लेंथ का, वो बच्चों ये है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेट पावर का जो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, जब बहुत सारे लेंसेज, जब आपके सामने 2 या 3 लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उसकी नेट पावर P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनके साइंस अलग अलग हो सकते हैं, P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव, P2 जो भी है, मतलब जैसा लेंस होगा वैसी पावर होगी। और नेट फोकल लेंथ क्या होगी, वही f1 + f2 + f3। तो बिल्कुल सिंपल थे ये क्वेश्चंस, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए हैं। तो अच्छे से तैयार कीजिए इस लेक्चर को। अब हम उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।